इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है और हर एक साइड का लेंथ क्या दिया गया है, a दिया गया है। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है। तो जब कोई भी एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस सेंटर ऑफ मास होकर गुजरे और इस एक्सिस इस साइड के पैरेलल हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना हमने पढ़ा है, ma² हम लोगों ने पढ़े हैं। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जब कोई एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजरे और इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो और यह जो एक्सिस हो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही हो, तो इस एक्सिस के अबाउट भी इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ma² होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को साबित करेंगे। क्लियर है? ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मास m है और इसके हर एक साइड का लेंथ क्या दिया गया है, a दिया गया है। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो जब कोई भी एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और इस साइड के पैरेलल हो, तो इस एक्सिस को अगर हम लोग AB एक्सिस बोल दे, तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, उसे अगर हम लोग IAB बोले तो IAB हमारे पास कितना होता है, ma² होता है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें किस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, हमें उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस AB एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होता है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही होता है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग EF एक्सिस बोल देते हैं। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम लोग ABCD एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, CD एक्सिस बोलते हैं। यह जो CD एक्सिस है, यह CD एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से ही होकर गुजर रहा है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। और इस CD एक्सिस और इस AB एक्सिस के बीच का जो एंगल है वह एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है, तो हमें I को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक ऐसा एक्सिस कंसीडर करते हैं जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही होता है और इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस CD एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो हमने कुछ एक ऐसा ही एक्सिस कंसीडर किया, ये एक्सिस। क्लियर है? ये एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं EF। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, EF एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है? यह जो EF एक्सिस है वह इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के कहां से होकर गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है तथा इस CD एक्सिस पर यह कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, यह जो है 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो इस EF एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह किसके इक्वल होगा, इस CD एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का उसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माना है वह कितना माना, I माना है। तो इस EF एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह भी कितना होगा, I ही होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यह भी जानते हैं, हम लोग लास्ट वीडियो में यह पढ़े हैं कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजरता है और उसके प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, ma² होता है। कैसे? हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यह हमारे पास कोई यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मास m है और हर एक साइड क्या है, a है। तो इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्सिस है। यदि यह ब्लैक वाला पेन इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के बाद इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, ma² होता है। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके हम लोग इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे? क्लियर है? कैसे? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो CD एक्सिस है और यह जो EF एक्सिस है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है और दोनों कहां से होकर गुजर रहा है, इसके इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग एक तीसरा एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये ब्लैक वाला एक्सिस। हमने एक तीसरा एक्सिस कंसीडर किया, ये ग्रीन वाला एक्सिस। यह ग्रीन वाला एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग ICM बोले तो ICM कितना होगा, ma²
ma² होगा। क्लियर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या होगा, इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह किस, इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस EF एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना है, ICM है। तो ICM क्या होगा, इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग ICD बोले तो ICD प्लस क्या होगा, इस EF एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग अगर IEF बोले तो ICD प्लस IEF के सम के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ICD को हमने कितना माना है, I माना है। क्लियर है। इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना माना, I माना है। तो EF एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्वतः कितना हो जाएगा, I ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, I प्लस I लिखेंगे। क्लियर है। और ICM हमारे पास कितना है, इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ma²/6 है। तो ICM के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ma²/6 लिखेंगे। ठीक, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2I बराबर क्या मिलेगा, ma²/6 मिलेगा। तो यहाँ से I हमें क्या मिल गया, ma²/12 मिल गया। क्लियर है। यानी इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है। और इस EF एक्सिस के अबाउट भी इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यह देख रहे हैं कि CD एक्सिस और यह EF एक्सिस कैसे है, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है और कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में इस थीटा का कोई रोल नहीं है। क्लियर है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में कहीं थीटा आया है, नहीं आया है। देख रहे हैं यहाँ पे थीटा आया है, नहीं आया है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह थीटा कितना भी ले ले, 10 डिग्री ले ले, 20 डिग्री ले ले, 30 डिग्री ले ले, 40 डिग्री ले ले, 50 डिग्री ले ले या 180 डिग्री ले ले। ठीक है। तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए एक्सिस यदि सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में हो तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक फिगर से भी देख लेते हैं। यह मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और यह यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है। यदि एक्सिस इसी लाइन से होकर गुजरे, क्लियर है, तो यह लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 होगा। अब अगर एक्सिस अब कुछ ऐसे गुजरे यहाँ से 10 डिग्री पर, तो इस एक्सिस के बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यह एक्सिस किसके प्लेन में है, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है, तो कितना होगा, ma²/12 होगा। अब एक्सिस कुछ ऐसे गुजरे 40 डिग्री के एंगल पे, तो इस एक्सिस के अबाउट भी, और यह एक्सिस जो है, यह जो एक्सिस है वह किसके प्लेन में है, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही है, तो इस एक्सिस के बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 ही होगा। ठीक है। यदि एक्सिस कुछ ऐसे गुजरे 60 डिग्री के एंगल पे, तो भी इस और इसके प्लेन में ही हो, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही हो, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है। यदि एक्सिस कुछ ऐसे गुजरे, परपेंडिकुलर गुजरे, कुछ ऐसे गुजरे, क्लियर है, ऐसे गुजरे, इसके परपेंडिकुलर ही गुजरे, क्लियर है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/6 होगा। ठीक है। यदि एक्सिस इस डायगोनल से होकर गुजरे, यहाँ से हम बताते हैं, इस डायगोनल से होकर गुजरे और इसके प्लेन में ही हो, क्लियर, तो इस एक्सिस के बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²+12 ही होगा। क्लियर है। हमने यह पढ़ा था डायगोनल का, जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उसमें हम लोग यह पढ़े थे कि जब भी कोई भी एक्सिस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के डायगोनल से होकर गुजरता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ma²/12 होता है। यहाँ से भी हम लोग साबित कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। जब कोई एक्सिस कुछ ऐसे गुजरे 120 डिग्री के एंगल पर गुजरे, सॉरी 150 डिग्री के एंगल पर गुजरे, तो इस एक्सिस के अबाउट भी इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ma²/12 ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी एक्सिस ले ले, कोई भी एक्सिस ले ले और वह एक्सिस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही हो, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू। तब आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोल रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा कि जब किसी भी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजरता है और वह एक्सिस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही होता है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हर एक स्थिति में ma²/12 ही होता है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।